आगे कहते हैं ये क्यों प्रोमulgate हुआ है, तो इस्लामिक प्रोविंस ऐड की गई थी इसमें। अगर तो व्हाट प्रोसीडिंग क्यूएसओ इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सी ये आर्बिट्रेशन वाली जो है उन पे वो अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे। आगे वो बता रही हैं, जैसे 27 है प्रीवियस कन्विक्शन। आगे विच आर्टिकल डील मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जी वो आपका जो जो आपकी सजा कम कर दें, मतलब जो फैक्ट्स जो आपको, मतलब आप कह लो कि जी जो जो आपकी सजा को वो कम करते हैं, वो आपका मिटिगेशन, मतलब जो आप कोई प्ली लेते हैं तो वो प्रूव नहीं कर पाते, तो वो भी आपका केस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में ले जाता है। सर जैसे प्लिया फैलाबाय है। वो भी वो अगर प्रूव नहीं होती तो वो भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में आ जाएगी। आगे सर कहता है। पीएसओ में कोई अलग से सेक्शन आर्टिकल है इसका जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को डील मैडम करता है? मेरे जहन में नहीं है, जी सर। मेरे जहन में नहीं है। आगे कहता है आपका अंडर व्हाट प्रोविजन प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट, ये आगे कहता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रेलिवेंट, वही आपका 105 से 9 तक है, 104 से 9 तक है। अंडर व्हाट कंडीशन एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू प्रोसीडिंग, ये आपका 47 है कि जी एक स्टेज पे जो एविडेंस देते हैं फिर नेक्स्ट स्टेज पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। आगे कहता है अंडर व्हाट आर्टिकल इंट्रीज मेड इन पब्लिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट, वो आपका 48 है। अंडर विच आर्टिकल जजमेंट इज रेलिवेंट टू बार नेक्स्ट सूट और ट्रायल, 54 है, 54 है। व्हेन जजमेंट इज पर्सनल इज रेलिवेंट, 55 है। व्हाट आर द एक्सेप्शन वेयर द जजमेंट टर्म इज नो कंक्लूसिव प्रूफ, वो आपका मेरा ख्याल 57 58 है, वहाँ पे आपका वो जजमेंट है वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अंडर व्हाट आर्टिकल ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इज रेलिवेंट, 59 है। और आर्टिकल डील विद एक्सपर्ट एविडेंस, वो आपका 59 है। वेरियस मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग, वो आपका 59 भी है, 61 है और 84 है। What are the exception to rule that character when good or bad is relevant in civil cases? कहता है कि जी वो आपका एक्सेप्शन वो गुड या बैड वो रेलिवेंट है आपका सिविल केसेस में, वो आपका कहता है कि जी बैड करेक्टर सिविल केसेस में कोई irrelevant है, या करेक्टर व्हेन गुड या बैड इज irrelevant इन सिविल केसेस। सर जनरली तो जो सिविल केसेस में कैरेक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है, लेकिन हाँ इसमें फिर एक एक्सेप्शन आती है कि जहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस हो हाँ और कैरेक्टर इफेक्ट हो रहा हो वहां पर ये रेलिवेंट हो जाता है। हाँ, 69 पे वो रेलिवेंट हो जाते हैं, वहाँ पे वो उसका आपको आपके करेक्टर को देख के डैमेजेस लगाए जाते हैं। 69 इसकी एग्जांपल है। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू रूल दैट बैड करेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, ये 68 है, जब वो खुद प्ली ले ले के जी मैं हाजी साहब हूँ, मैंने कोई ऐसी ऑफेंस कमिट नहीं की, मैंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो फिर उसका बैड करेक्टर रेलिवेंट हो जाता है। What are the exception? Here's evidence is no evidence. Here's evidence is no evidence. ये जनरल रूल है कि ये here's evidence no evidence. Exception है डाइन declaration या res justa है। How to prove content of document and what सर rule? इसमें वो आ जाएगा शहादतुल शहादा। मैडम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा मैडम उसमें। जी सर। ठीक है। आगे कहता है आपका आगे कहता है
what is primary evidence? Primary evidence document produce itself produce for the inspection of court, primary evidence है. Secondary evidence उसकी अगर कॉपी वगैरह दे देते हैं तो वो आपका secondary evidence होगी. उसकी कॉपी वगैरह दे देते हैं तो वो आपकी secondary evidence होगी. ठीक हो गया. आगे वो कहता है आपका आगे कहता है सेकेंडरी एविडेंस और उसके बाद आ जाता है रूल ऑफ प्रेफरेंस. रूल ऑफ प्रेफरेंस है कि जी आप जैसे आपका आ जाता है एक कैलेंडर विटनेस आ जाते हैं, 50 विटनेस हैं, 20 विटनेस हैं, 10 विटनेस हैं, तो जो मटेरियल विटनेस हैं या जो उनको आपको लगता है कि जी वो उनको एग्जामिन करना चाहिए तो वो रूल ऑफ प्रेफरेंस में आ जाता है. आगे आता है व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन. 76 में सारे बताए गए हैं कि जब ओरिजिनल लास्ट हो गया हो, ओरिजिनल दूसरी पार्टी के पोजेशन में हो, या ओरिजिनल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा हो, ओरिजिनल बल्कि हो, ओरिजिनल किसी वो नंबर्स अकाउंट्स में डिटेल में हो, तो फिर हम उस सिचुएशन में दे सकते हैं. और 77 का नोटिस उस वक्त दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पोजेशन में. हाउ टू प्रूव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. ये 79 के साथ जब 79 के साथ जब एक डॉक्यूमेंट अटेस्टेड आ जाता है तो उसके जो मार्जिनल विटनेसेस होते हैं उनको कॉल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जी आपने ये एविडेंस डॉक्यूमेंट किया था या नहीं किया था. ठीक है. सपोज के मिस आयशा ने कार खरीदी है मिस सैरिश से, उसमें मिस एम्बेविश और मिस तमीना जो है उसमें विटनेसेस हैं. तो कल को वो डॉक्यूमेंट पेश करती है मिस आयशा के जी मैंने ये एग्रीमेंट सेल किया है. ठीक है. तो इनको बुलाया जाएगा मिस एम्बेविश को और मिस तमीना को. उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप बाकी आपके सामने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, या ये आपके साइन उठे हैं या नहीं. वो अगर कह देती है कि जी हाँ बाकी हुआ है तो ऐसे वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है. ठीक है. अगर द वेयर देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस मार्जिनल विटनेस टू प्रूव. अगर यही है कि जी अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो जो मार्जिनल विटनेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर रजिस्टर हो जाते तो फिर प्रूव नहीं थे. डॉक्यूमेंट व्हाट डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी पब्लिक डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं कोई जो आपका किसी एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ स्टेट है या फिर प्रेसिडेंट है या पब्लिक ऑफिसर है या फिर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट है, उनका कोई एक्ट या उनका रिकॉर्ड, वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं. एक लिस्ट बता दी गई है 85 में. 80 आगे कहता है व्हाट यू मीन बाई डेथ. मीन बाई डेथ प्रिजम्पशन. डेथ प्रिजम्पशन होती है कि जी ऐसा कोई ये टर्म नहीं है, वही आपका डायन डिक्लेरेशन में आ जाएगा. नीचे आता है कि जी अंडर व्हाट आर्टिकल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच्ड टू पावर ऑफ अटॉर्नी. प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ. प्रिजम्पशन ऑफ सर ट्रुथ. ये डेथ वाली ये होती है कि अगर किसी बंदे को 7 साल तक नहीं सुना जा रहा देखा जा रहा तो उसे प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो उसकी डेथ हो चुकी है. अच्छा अच्छा ठीक है. ये 100 हैं 23 23-24 वाले हैं. 23-24 एक बंदे को अगर 7 साल से किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जी वो बंदा मर गया है. अगर कल को कोई कहता है कि जी नहीं वो जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे होगा. ठीक है. और इसी तरह आगे वो 30 सालों का भी इसी तरह ही है, इसके कंट्रेरी है. डेथ प्रिजम्पशन हुआ है. मैंने ना ऐसा कोई ये जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं कोई एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, ना ही मैंने कोई ऐसी तैयारी की है. मैं आपको जो जनरल स्टडी है वही बता रहा हूँ. आगे कहता है अंडर व्हाट आर्टिकल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ एज अ टाइप. पब्लिक डॉक्यूमेंट को आपका वो होती है प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है. ये पीछे हमने
आर्टिकल 129 भी है, ठीक है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे कहता है अंडर व्हाट आर्टिकल प्रिजम्पशन एज अटैच टू सर्टिफाइड कॉपी 87 है। 87 आपका डॉक्यूमेंट है और प्रिजम्पशन आप अटैच जो है वो 91 है, मेरा ख्याल है 91 है या इस तरह का है, जिसमें उसको सर ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाला तो 95 आर्टिकल है ना, जिसमें प्रिजम्पशन जो है अटैच होती है। 95 ठीक पावर है, ऑफ अटॉर्नी। वही है। और जो अटेस्टेड कॉपी का है, अटेस्टेड कॉपी का 90 है, जनरल सर्टिफाइड कॉपीज ये 90, इसमें वो प्रिजम्पशन हासिल होती है। अगर तो अंडर वर प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच टू 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, ये वेरी डेप्थ में ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले आपसे, वो आपसे जनरल जनरल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। 30 साल से वो जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसका सेक्शन मेरा ख्याल 100 है। 30 years, section 100, 30 years. जी सर ये 100 है। What do you mean by documentary evidence exclude oral one? Documentary evidence कब exclude oral evidence? कि जब डॉक्यूमेंट आ जाए तो फिर oral evidence exclude कर दी जाती है, ठीक है। ये आपने ना पीछे पढ़ा है आपका 102, 103 में कहता है कि जब एक डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है, 103 एग्जैक्ट प्रोविजन 103 है कि जी एक डॉक्यूमेंट जब वो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव हो जाती है तो वो दोबारा उस डॉक्यूमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के लिए, उस डॉक्यूमेंट की फ्रॉड के लिए कोई ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। कल को ये नहीं कह सकते कि ओरल एविडेंस है कि जी वो सही प्रूव, मतलब जो है ना वो जो है उसमें कंट्राडिक्शन है या वो एग्जीक्यूट सही नहीं किया गया या वो वैलिड नहीं है, उसको आप ओरल एविडेंस से उसको डिस्प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। एक्सेप्शन है उसकी 105 से लेके 109 तक। आगे कहता है व्हाट आर द एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट oral content cannot be oral evidence of content of document cannot be given। वही आपका 63 भी है कि जी ये एक्सेप्शन है इसकी, ये 104 से 109 तक है। उन सिचुएशन में बता दिया कि जी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू जनरल टू रूल डॉक्यूमेंट डुअली प्रूव्ड exclude the evidence of oral agreement? What are the exception to general document duly proved exclude the evidence of oral agreement? agreement वही आपका 104 से 109 तक, ये वही क्वेश्चन बार बार वो घुमा के पूछ रहा है। आगे तक व्हाट यू मीन बाय फैक्ट व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड 113 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, फैक्ट्स 113 ही है दोनों में। आगे कहता है 112 एग्जॉस्टिव है का जी आपका आर्टिकल कि जी एग्जॉस्टिव है उसमें 112 में कहता है कि जुडिशियल नोटिस की लिस्ट बता देती है कि जिन सिचुएशन में कोर्ट लाजमी जुडिशियल नोटिस लेगी, इन सिचुएशन में कोर्ट लाजमी जुडिशियल नोटिस लेगी। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका बेसिस व्हाट आर द बेसिस ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल हुई है कि जी टू शट द माउथ, ठीक है, टू शट द माउथ के जी आपने एक दफा जो बात कह दी है फिर बात उस बात से मुकर नहीं सकते। वो आपका बेसिस वो या एसेंशियल वो बताता है कि जी वो आपका फैक्ट्स किसी फैक्ट्स के बारे में हो और वो फैक्ट्स एग्जिस्ट करता हो और वो फैक्ट ऐसा हो जिस पे बिलीव किया जा सकता हो और दूसरी पार्टी उस आपके उस फैक्ट्स पे एक्ट पे अमल करे, मतलब बिलीव करे और बिलीव कर पे के उस पे अमल करे, तो वो आपका स्टॉपल में आ जाता है। Which article deal with the burden of proving case accused come within exception 121 है। 121 कहता है कि जब accused जनरल प्ली लेता है या स्पेशल, वो कहता है मेरा केस स्पेशल एक्सेप्शन में या जनरल एक्सेप्शन में आता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आ जाता है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका
लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड 100 आपका 25 है कि जी वैलिड मैरिज है, 6 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ है 128 सॉरी 128 थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, चले 128 ही है। कि जी वैलिड मैरिज हुई है, 6 महीने बाद बच्चा पैदा होता है तो वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड है। कहता है अंडर व्हाट विच आर्टिकल कोर्ट शैल डिसाइड व्हेन एवर एन एविडेंस इज एडमिसिबल एंड नॉट एडमिसिबल। ये 143 है। 143 कहता है कि आपका अगर डॉक्यूमेंट एक एविडेंस में एक क्वेश्चन वो अगर प्रॉपर है तो कोर्ट उसको एडमिट करेगी, अगर क्वेश्चन इम्प्रॉपर है तो उसको कोर्ट एडमिट नहीं करेगी। और प्रॉपर क्वेश्चन की क्या डेफिनेशन बताता है? क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन वो होता है जो कोर्ट की ओपिनियन को चेंज कर सके। कोर्ट कहती है कि जी हाँ ये बंदा गिल्टी है गिल्टी है गिल्टी है, कल को कोई एक एविडेंस आ जाती है, दूसरी पार्टी कहती है कि जी रेलिवेंट नहीं है, और उस एविडेंस से कोर्ट को लगता है कि जी ये वाकई ये बंदा गिल्टी नहीं है, तो वो क्वेश्चन प्रॉपर होगा और वो क्वेश्चन आपके एडमिसिबल होंगे, तो वो आपका 143 है। सर ये 131 इसमें फॉल नहीं करेगा, जिसमें कहा गया है कि जज विल डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। मैडम इसकी बेस 143 है, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो भी है। कोर्ट ने अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करनी है, और कोर्ट किन बेसिस पे डिसाइड करेगी वो 143 है। ठीक है। when two facts are dependent on each other, which one be proved first? जब वो फैक्ट्स दो फैक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो वो कौन सा पहले प्रूव किया जाएगा? तो वो जैसे वो कहता है कि जी मिस ये एविडेंस जो है मिस्टर ए की है, ये डाइंग डिक्लेरेशन मिस्टर ए की है। अब वो प्रूव किया जाए, वो डिपेंड कर रहा है कि जी मिस्टर ए की डेथ पे, तो पहले प्रूव किया जाएगा कि जी मिस्टर ए की डेथ हुई है या नहीं हुई। ये सेक्शन 120 में है कि जी जब दो फैक्ट्स हों तो फिर वो पहले वाले फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा जो आपका बेस है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी ये मिस्टर ए की एविडेंस है या नहीं, तो पहले प्रूव किया जाएगा कि मिस्टर डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं, तो प्रूव किया जाएगा कि पहले मिस्टर ए जिंदा है या मर गया। कल को आप आके कहते हैं कि जी मुझे मुझे सेकेंडरी एविडेंस का राइट दिया जाए, मेरा एविडेंस लॉस्ट हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि जी वाकई आपका वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हुआ है या नहीं। आगे था व्हेन वन फैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर व्हिच वन, आगे जी व्हिच इज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन टू चेक द टू टेस्ट टू विरासिटी टू चेक द विरासिटी ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसकी विरासिटी को चेक करने के लिए हम क्रॉस करते हैं। अब कहता है पर्सन इज कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ही विल ही शैल बी एग्जाम क्रॉस एग्जामिन नो। 134 कहता है कि बंदा डॉक्यूमेंट आके प्रोड्यूस करता है तो वो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा जब तक आप उसको एज ए विटनेस ना बुलाएं। कहता है व्हेन विटनेस कॉल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मे क्रॉस एग्जामिनेशन नो। whether credit of witness can be impeached, yes impeach की जा सकती है। वो 151 में डिटेल के साथ बताया गया 151 में। कहता है when credit of party be whether credit of party be impeached, हाँ जी उसको भी impeach किया जा सकता है, वही आपका 151 के तहत। when leading question may be asked, leading question चीफ में उस वक्त पूछे जा सकते हैं जब मैटर अनडिस्प्यूटेड हो, जब कोर्ट ने कंसेंट दे दी हो, या वो फैक्ट्स सफिशिएंटली प्रूव्ड हो। आगे कहता है विच आर्टिकल स्टेट दैट अ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग अ डॉक्यूमेंट अनलेस डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। विच आर्टिकल स्टेट दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम regarding a document unless document is proved। मतलब क्वेश्चन से उस वक्त तक नहीं पूछ सकते जब तक वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना किया जाए। वो एक तरह ये 139 भी है, 139 भी है कि जब तक आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करें वो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आगे तो अंडर विच आर्टिकल प्रीवियस स्टेटमेंट कैन बी कंट्राडिक्टेड, वो आपका 142 है। आगे कहता है अंडर व्हाट आर्टिकल प्रीवियस स्टेटमेंट
corroborated contradicted वही 142 है। आगे कहता है when witness 142 है या 140 है? सर 140 है। 140 है मैडम, बता दिया करें, मुझे अब सारी चीजें नहीं याद रहती। आप मुझे करेक्ट किया करें, आप तो मैडम लेजेंड हैं। वन 140 है। आगे जी आपका what are the parameters through which court determine whether witness may be forced to answer a question or not? वही आपका 143 है कि जब प्रॉपर क्वेश्चन है तो उसको फोर्स किया जा सकता है। when question cannot be asked during which question cannot be asked during cross examination? क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो आपके स्कैंडलेस हों, फ्रीविलेस हों, जो आपके 146 में आते हैं या 148 में आते हैं। हाउ कोर्ट शैल इंटरफेयर व्हेन विटनेस कैन नॉट कंपेल टू आंसर? वो आपका कोर्ट जो है 161 के तहत भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। 161 जो है कोर्ट में आस्क एनी क्वेश्चन। इफ एन एडवोकेट आस्क अ क्वेश्चन विदाउट रीजनेबिलिटी व्हाट इज प्रोसीजर? वो आपका 144 में कहा गया कि जी अनरीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर रीजन अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछते हैं तो 145 में उसका प्रोसीजर है, तो उसका मुतल प्रेसिडेंट या मुतलका बार को भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे सारे शरीफ साहबा एक क्वेश्चन पूछती हैं, एक विटनेस आता है, उससे पूछते हैं कि जी तुम डकेट हो। अब ये इनको नहीं पता कि जी वो डकेट है नहीं है, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये अनरीजनेबल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के से फिर कोर्ट वार्निंग देगी, फिर भी नहीं रुकती, तो फिर इनके ही केस पंजाब बार काउंसिल को भेज देंगे, क्योंकि ये पंजाब से हैं, तो पंजाब बार काउंसिल इनका शो कॉज दे के उनको पूछा जाएंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन रीजनेबल कब होगा? जब अगर इनको पता होता कि जी इनके क्लाइंट्स वगैरह ने बताया है या उनके खिलाफ कोई पीछे FIR वगैरह है, तो वो रीजनेबल क्वेश्चन होता है। अगर हो आस्क ए क्वेश्चन कैन केस फॉर और आस्क अ क्वेश्चन फॉर केस फॉर डेफामेशन, वो आपने ये ना 147 जब आपको प्रूव हो जाएगा कि वाकई उसने डेफामेशन की है, गुड फेथ आपको प्रूव की हो जाए कि जी उसने डेफामेशन की है, तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो लाइबल या सलेंडर 147 में कहता है। वेदर एविडेंस में बी गिवन इन रिप्लाई टू आंसर मेड इन विटनेस, वेदर एविडेंस में बी गिवन इन रिप्लाई टू आंसर मेड बाई, बिल्कुल ये है वो आपका कौन सा 155 है कि उसकी एक विटनेस जो एविडेंस दे के गया है उस की एविडेंस के ऊपर भी वो बाकी जो उसके दोस्त जानते हैं उसने कोई एविडेंस दिया तो उस पे उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है। वो the witness made any other witness made by witness at a time 155 ही है कि जी आपका क्या कह रही है सर 155 में तो रिफ्रेशिंग द मेमोरी है। वही है, वही आ सकता है ना, उसके मेमोरी जो पहले बंदा एविडेंस दे के गया है उससे भी उसकी मेमोरी रिफ्रेश की जा सकती है। Will be given in reply to answer made by evidence 155 है। रिफ्रेशिंग आया उसमें वो कहता है कि जी witness may have also refer to such writing by any other person या a time transaction concerning the question as answer। लगता है कि whether witness evidence may be given in reply to answer made by witness। हाँ तो यही है ना कि जो उसने रिफ्रेशिंग मेमोरी है उसका 155 को पहले उसने जो आंसर क्वेश्चन दिया है उसको दिखाया जा सकता है। आगे कहता है अंडर विच आर्टिकल ए पार्टी में क्रॉस इट्स ओन विटनेस 150 के तहत हॉस्टाइल विटनेस व्हाट इज द प्री रिक्वेस्ट टू
क्रॉस ऑन विटनेस, सबसे पहले आपने कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। प्रीरिक्विजिट ये है कि जी आपने बताना है कि ये बंदा अपनी जो स्टेट पार्टी के अगेंस्ट डिपोज कर रहा है, तो कोर्ट से परमिशन लेंगे, तो कोर्ट परमिशन दे देते तो उस पर आप क्रॉस कर सकते हैं। आगे व्हाट आर द मोड्स आर टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस, वो 151 में है। अंडर व्हाट आर्टिकल लीडिंग क्वेश्चन टू corroborate एविडेंस लीडिंग इज एडमिसिबल, वही आपका लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, 137 है, 137 में ही है कि जी कब विटनेस पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम वेयर विटनेस मेड फ्लैशेस मेमोरी, वो अपनी एविडेंस से भी कर सकता है, किसी दूसरे की लिखी हुई एविडेंस से भी कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट से भी प्रूव मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। मतलब अपनी राइटिंग से या किसी दूसरे की राइटिंग से भी डॉक्यूमेंट वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। कैन अ विटनेस रिफ्रेश मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू एनी डॉक्यूमेंट, हाँ जी बगैर किसी डॉक्यूमेंट के भी कर सकता है। मतलब वो किसी पहले अपनी लिखे हुई डॉक्यूमेंट से या कोई बता, कैन अ विटनेस रिफ्रेश मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू अ डॉक्यूमेंट, तो वो 155 करता है आपका कि जी 155। सर ये इसकी 155 की जो सब क्लॉज 3 है वो इसमें फॉल करती है। कैन अ विटनेस रिफ्रेश हिज मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू डॉक्यूमेंट। Proved that 3 whenever a witness may refresh his memory to any document, he may with permission of court refer to any copy of a document, provided that a court may satisfy that there is a sufficient ground non-production of original। हाँ उससे ओरिजिनल ठीक है, वो कर सकता है कि जी उसकी कॉपी वगैरह के थ्रू हो सकता है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एडवर्स पार्टी टू, वो दूसरी पार्टी उसका राइट है कि वो डॉक्यूमेंट भी ले सकती है और क्रॉस भी कर सकती है। व्हाट इज द इफेक्ट, सर ये जो 174 वाला था ये बता देंगे, मेरा मिस हो गया। अंडर 170 विच आर्टिकल क्वेश्चन? सर 174। 174 कौन सा है? सर अंडर विच आर्टिकल क्वेश्चंस लीडिंग टू corroborative evidence relevant fact is admissible। अच्छा ये मैं उधर पूछ रहा हूँ। अंडर विच आर्टिकल लीडिंग क्वेश्चन corroborate, अंडर विच आर्टिकल लीडिंग क्वेश्चन टू corroborate द एविडेंस, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? 137 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 137 है। आ गया जी आपका when a judge may ask, 161 है, when de novo trial because improper question or rejection, ये 163 162 है। penal clause under what is the penal clause under 163 कि जी आपको एक बंदा ओथ पे देता है तो दूसरी पार्टी को भी कॉल की जाती है कि जी आप आए और ओथ पे उसको डिनाई करें। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन है कि ये हदूद लाज पे अप्लाई नहीं होता। 163 हदूद लाज पे अप्लाई नहीं होता। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अवेलेबल बिकॉज मॉडर्न, वो कंप्लीट उसके एविडेंशियरी वैल्यू है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन अदर लॉज ऑफ एविडेंस, ये आपका मतलब यही ला है, ये आपको सपोज कह लो कि जी ये द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, इस एक्ट की ये प्रोविजन अप्लाई होती हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं होती। क्यूएसओ का यही है। आगे होता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिसीजन अंडर ओथ, वही है कि जी एक पार्टी को मतलब सपोज के मिस आयशा कहती है मैंने 5 लाख लेना है मिस महविश से। अब मिस महविश को कॉल किया जाएगा कि जी आप आए इसको डिनाई करें। अगर वो डिनाई करती हैं तो फिर ट्रायल होगा, अगर वो एडमिट कर लेती हैं तो वो कोर्ट फैसला कर देगी। टू होम जज में आस्क क्वेश्चन, किसी भी पार्टी से क्वेश्चन कर सकती है। व्हाट आर द पावर 161 के तहत किसी भी पर्सन, वो विटनेस रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन या इरेलीवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन काउंसिल व्हेन क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ जज, रिस्ट्रिक्शन ऑन अ काउंसिल व्हेन आस्क्ड बाय, मतलब रिस्ट्रिक्शन यही है वो सेक्शन 11 में कि जी काउंसिल उतनी हद तक जवाब देगा जितनी पार्टी ने उसको कंसेंट दिया है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन जज व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन, वही है कि जी 4 से 14 वाले मतलब प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले जज क्वेश्चन नहीं पूछ सकता।
ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वो नहीं पता होता है। जैसे एक आईओ है 1000 केस एविडेंस रिकॉर्ड करता है तो उसको नहीं पता चलता, तो फिर उसको बताया जाता है कि जी ये आपकी राइटिंग है, वो उसके बाद उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। व्हेन मेमोरी में बी रिफ्रेश, वो आपका जब एक उसको मतलब केस, जैसे एक विटनेस है 10 केसेस में पेश हो चुका है, एक आईओ है 50 केसों में एविडेंस रिकॉर्ड कर चुका है, एक आईओ है 2014 में उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, 2022 में उसका और ट्रायल हो रहा है, तो उस सूरत में उसको पूछा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। व्हाट आर द चेक्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन? 146 148 मेन चेक्स हैं। व्हाट में फॉर्म ऑफ लीडिंग क्वेश्चन यस नो आंसर, यस नो वाले क्वेश्चन है कि जी मैं पूछूं इस आसमान से कि जी मैडम आप मियाँ वाली रहती हैं, आपने ADPV 2022 में पास किया है, आप जो है आपने LLB किया हुआ है, तो इन सब का आंसर इन्होंने यस या नो में पूछ देना था। मैं पूछूं मेरे से जी मैडम आपका नाम क्या है, तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। फॉर्म उसकी होती है कि जी आपका जिसका आंसर यस नो में हो। व्हाट इज द स्कोप? क्वेश्चन आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन, व्हाट इज द स्कोप? क्लास एग्जामिनेशन का स्कोप वास्ट होता है, वाइडर स्कोप है, उसका नैरो स्कोप है। वेदर एनी विटनेस क्रॉस एग्जामिन में री एग्जामिन, यस। अब वो री एग्जामिन किया जा सकता है कब? जब कोई नया पॉइंट आ जाए, तब उस सूरत में री एग्जामिन किया जा सकता है। आगे तो व्हाट इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 158? वही है कि जब पार्टी वो खुद डिनाई कर दे तो उस सूरत में नहीं होगा, या फिर दूसरी है कि जी टाइम ज़्यादा हो 2 साल से ज़्यादा, तो फिर उस सूरत में भी नहीं होगा। आगे तो व्हाट आर द केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट? सिविल केसेस में बर्डन प्रूफ शिफ्ट होता है। और कहता है व्हाट क्रिमिनल में ऑलवेज लाई ऑन प्रोसिक्यूशन, सिविल में शिफ्ट होता रहता है। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन बर्डन ऑफ प्रूफ अफेक्ट डज नॉट शिफ्ट? प्रोसिक्यूशन में, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केसेस में शिफ्ट ही नहीं होता, लाजमी प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव करना होता है। व्हाट आर दी प्रिंसिपल लेड डाउन? 118 कहता है कि जी एक फैक्ट जो है उसकी एग्जांपल देता है कि जी एक पार्टी अगर प्रूव नहीं पाती तो दूसरी पार्टी को कहा जाता है कि जी आप एविडेंस दे। अब दूसरी पार्टी भी एविडेंस नहीं दे पाती तो ये समझा जाता है कि पहले वाली की बात ठीक है। जैसे मिस मिस आयशा कहती हैं कि जी मैंने 10 लाख लेना है मिस महवेश से, और वो मैंने उसने मुझे बॉन्ड मैंने उसको वो मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, उसने मुझे बॉन्ड दिया था, श्योरिटी दी थी, मैंने उससे 10 लाख लेना है। अब मिस महवेश आके कहती हैं कि जी हाँ बॉन्ड तो उसने दिया था, लेकिन वो फ्रॉड से लिया गया था, मैंने 10 लाख नहीं देना। तो कल को इसकी हद तक तो एडमिशन आ गया कि जी उसने बॉन्ड दिया था, कल को वो प्रूव नहीं होता कि जी फ्रॉड से हुआ है या नहीं हुआ, तो ये समझा जाएगा कि जी मिस आयशा ने 10 लाख लेना है। इसकी और एग्जांपल देता है कि जैसे मिस आयशा कहती हैं कि जी ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, और ये प्रॉपर्टी मुझे मिस तैमीना के वालिद ने विल की थी, ठीक है। अब मिस तमीना दावा दायर कर देती हैं कि जी नहीं मेरे वालिद ने कोई जो है विल में नहीं दिया था, मिस तमीना इसको प्रूव करेगी। अगर मिस तमीना प्रूव नहीं कर पाती तो मिस आयशा को कहा जाएगा कि जी आप प्रूव करें। अब मिस आयशा भी नहीं कहा जाता तो प्रूव कर पाती, तो ये समझा जाएगा कि जी मिस आयशा का जब वो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल यही है कि जी अगर एक पार्टी प्रूव नहीं कर पाती तो दूसरी को कहा जाता है, अगर दूसरी भी नहीं कर पाती तो वो पहले वाली बात जो है वो सही समझी जाती है। व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ स्टॉपल? वो आपका स्टॉपल की काफी काइंड, स्टॉपल बाई डीड, स्टॉपल बाई एक्ट, स्टॉपल बाई इस तरह का वो बताया गया है। आगे कहता है व्हाट आर दी मैटर आर एक्सेप्शन टू जनरल रूल ऑफ स्टॉपल्स? स्टॉपल इसके एक्सेप्शन वो बताता है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टॉपल बाई बेस? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉपल? आगे है जी आपका व्हाट व्हेन अ